हम लोगों ने लगभग 5 से 5.5 लाख पेशेंट की ओपीडी हम लोगों की है। 5.5 लाख की ओपीडी। तो स्ट्रेस के वजह से भी पैरालिसिस के चांसेस आजकल लोगों में ज़्यादा हो रहे हैं। कोई भी एज ग्रुप में पैरालिसिस हो सकता है। वेन जब फटती है तो एक्चुअली होता क्या अंदर? बीपी एक मेजर रीजन है नस फटने का। ब्रेन शांत हो जाता है उस टाइम, लेकिन वो जो बॉडी पे जो अफेक्ट होता है वो परमानेंट डैमेज है। वो परमानेंट डैमेज। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी बहुत मेजर, वो भी एक कारण है होने का, पैरालिसिस और हार्ट अटैक दोनों भी। तो सैटरडे नाइट की वजह से बहुत बीमारियां अभी शुरू हो गई है। तो ये ब्रंच वाला जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ही गलत है। सेल्स बर्न होने से पहले अपनी डिवीजन से पहले आ बिल्कुल। आज का पॉडकास्ट काफी नॉलेजफुल होगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा, क्योंकि आज का पॉडकास्ट है एक पैरालिसिस, जो एक डिसीज है जो कि काफी लोगों में पाया जा रहा है, काफी लोगों को ये डिसीज हो रहा है। तो इसके पीछे के कारण, इसके पीछे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में ये पॉडकास्ट आपको सही नॉलेज दे पाएगा। क्योंकि ये पॉडकास्ट जिनके साथ में हम लोग आज करने वाले हैं वो है डॉक्टर लाहोटी सर, जो कि सुल्तानपुर जैसे छोटे से गांव में रह के 5.5, आगे नहीं बताऊंगा, नंबर्स आपको पॉडकास्ट में मिलेंगे, बट जो नंबर्स मिलेंगे वो देख के आपको हैरानी हो जाएगी। इतने छोटे गांव में इतना बड़ा ओपीडी कैसे, इतना बड़ा आईपीडी कैसे, उससे इनकी हमें पता चलेगी कैपेसिटी और इनका नॉलेज। तो इन्होंने आज तक कई सारे, थाउजेंड्स में नंबर है ये, कई सारे लोगों को इन्होंने क्रिटिकल से अच्छा चीज में लाया और उनको सिक्योर किया अपने लाइफ में। तो आइए मिलते, ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं डॉक्टर लाहोटी सर जी के साथ में। चलो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आज जो पॉडकास्ट है अपना, जिसके लिए आप यहाँ पे अभी अपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया, पहले तो उसके लिए थैंक्स। बेसिकली ये जो पॉडकास्ट का सब्जेक्ट है, ये आपको मैंने ऑलरेडी शेयर किया है कि अपने को पैरालिसिस जो अटैक आ रहे हैं और पैरालिसिस का जो अवेयरनेस अभी जो बढ़ रहा है, तो उसके रिलेटेड एक अवेयरनेस प्रोग्राम या कुछ अवेयरनेस जाना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग ये पॉडकास्ट हम लोग शूट करें। सो दिस इज द वन थिंग। और दूसरी चीज, आपने इतने 50-50+ ईयर्स का आपका जो लेगेसी है, तो सबसे पहले सवाल, आज तक कितने ओपीडी पेशेंट देखे सर? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शशिराज लाहोटी। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे श्रीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुल्तानपुर में, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है, और हम लोग यानी ये हम लोगों के 3rd जनरेशन है। ओके, मतलब कि 3rd लेगेसी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जी। ओके। मेरे ग्रैंडफादर यानी दादाजी मेरे, वो भी एक बीएमएस थे। उन्होंने उस टाइम से स्ट्रोक में काम शुरू किया। उसके बाद मेरे फादर, और अभी मैं इसमें पिछले 7 साल से मैं खुद स्ट्रोक में पेशेंट्स में डील करता हूँ। ओके। तो बेसिकली अभी ये श्रीराम हॉस्पिटल जो है ये पिछले 50 साल से शुरू है, लेकिन हमने पिछले 5 साल से इसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजीज रहती है, जो एडवांस इक्विपमेंट रहते हैं, ये सब इसमें हम लोगों ने श्रीराम हॉस्पिटल में लोगों की सेवा में लाए। तो पिछले 1 साल में हम लोगों ने लगभग 5 से 5.5 लाख पेशेंट की ओपीडी हम लोगों की है। हर महीने में 4 से 5 हज़ार पेशेंट्स सिर्फ पैरालिसिस के हम लोग 4 से 5 हज़ार पेशेंट्स सिर्फ हर महीने में। फॉर आईपीडी? नहीं, फॉर ओपीडी। फॉर ओपीडी, राइट। ओह माय गॉड, दिस इज अ बिग नंबर्स बेसिकली। तो 4 से 5 हज़ार मतलब कि आज तक की आपकी ओपीडी 7 साल में कम से कम 25 से 30 हज़ार के बीच में या हुआ होगा।
एक साल में हम लोगों ने पिछले एक साल की ओपीडी हम लोगों की 5.5 लाख है। 5.5 लाख की ओपीडी 5 लाख ओवरऑल, 5,55,000 5,55,000 की ओपीडी। सो दैट इज द बिग, मतलब कि ये पूछने का रीजन ये था कि हमारे व्यूअर्स को वो चीज समझ सके कि कितना आपका काम है, या फिर कितने पेशेंट्स की मदद की है, या फिर उनको गाइड किया है, जो कि प्रिक्योरमेंट में आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया। सो बेसिकली अभी ये नंबर्स हो गए। आईपीडी का यही नंबर है या आईपीडी का पिछले एक साल में हमने 10,000 से ज्यादा ऊपर के पेशेंट एडमिट करके उनको ठीक करके घर भेजा है। 10,000 प्लस। और इसमें डेथ रेशियो कितना होगा सर? डेथ रेशियो मिनिमम 1 to 2%। 1 to 2%। ओके, मतलब कि 98% का डेथ रेशियो, ये काफी बड़ी चीज होती है ये चीज के अंदर, क्योंकि अटैक आने के बाद में बहुत कम टाइम पीरियड होता है कि जिसके अंदर ये सारी रिकवरी करना होता है, और वो ट्रीटमेंट प्रॉपर मिले तो वही इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो अभी ये चीज हो गई सर। श्रीराम हॉस्पिटल, मैंने ये भी सुना है कि श्रीराम हॉस्पिटल जो डील करता है वो बेसिकली डील करता है चैरिटी में। जी हाँ, तो टेक्निकल पार्ट्स में हम लोग पहले जाते हैं, उसके बाद में हम लोग श्रीराम हॉस्पिटल की जो चैरिटी का जो सब्जेक्ट है उसमें आएंगे। तो बेसिकली सर, सबसे पहला सवाल कि जो नॉर्मल पर्सन को नहीं पता होता है, पैरालिसिस एग्जैक्टली क्या है? जी, पैरालिसिस यानी इसमें हर तरह के बहुत सारे सिम्टम्स है, बहुत सारी इसमें लक्षण दिखती है लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग इससे अवेयर नहीं है। यानी कुछ लोगों को समझो आप, कुछ लोगों को हेडेक होता है, तो बहुत दिनों से हेडेक होता है, लेकिन ये पैरालिसिस का ही शुरुआत होती है उस टाइम पे। दिस इज वन काइंड ऑफ सिम्टम्स। दिस इज वन काइंड ऑफ सिम्टम्स, राइट। किसी को टिंगलिंग होता है, टिंगलिंग एंड नमनेस, तो ये भी वन टाइप का सिम्टम्स है। किसी को सिर्फ स्लरिंग होती है, बात करने में तोतरापन बोलते हैं उसे, तो स्लरिंग ऑफ स्पीच बहुत लोगों को शुरुआत में होती है। तो उस टाइम पे अगर कोई आप नज़दीक के डॉक्टर को अगर विजिट करोगे तो आपको उस टाइम पे सही ट्रीटमेंट हो सकता है, तो आपको जो मेजर स्ट्रोक आने के चांसेस है वो कम हो सकते हैं इसके थ्रू। ओके, और ये जो अभी आपने जो चीजें बताई, तो ये बेसिकली मुझे सिर्फ आसान भाषा में ये समझना है, क्योंकि हम लोग जैसे शुगर होता है, तो शुगर का जैसे मुझे पता है कि शुगर बेसिकली शुगर का इंजेक्ट जो है वो शुगर एक्सेस हो जाता है, इंसुलिन अनबैलेंस हो जाता है, तो बेसिकली इंसुलिन कंट्रोल टू द शुगर, और ब्लड में शुगर का परसेंटेज बढ़ने से वो काफी पार्ट्स को डैमेज करता है या फिर यूरिन के थ्रू निकलता है। सो दिस इज द शुगर के केस में ये होता है। तो वैसे अपने जो पैरालिसिस में हर उम्र में, हर एज में, जो एज गैप है, हर एज डिफरेंस में, हर उम्र में अलग अलग कारण होने के। जैसे बच्चों में कारण है कोई भी प्रोटीन की, विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से बच्चों में पैरालिसिस होता है। ओके। उसके बाद में अगर आप थोड़ा यंग पेशेंट में जाओगे तो ब्लड में कुछ ऐसे होमोसिस्टिन लेवल होते हैं, या जो अल्कोहलिक है, जो रेगुलर ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अभी छोटे छोटे गांव में वगैरह बहुत सारे लोग बीड़ी तंबाकू वगैरह भी लेते हैं, तो उन लोगों को पैरालिसिस के प्रमाण ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में बहुत लोग जो धूप में काम करते हैं, जिनको डिहाइड्रेशन होते हैं, तो डिहाइड्रेशन भी गांव के लोगों में बहुत कॉमन है कि डिहाइड्रेशन की वजह से पैरालिसिस होता है। तो इसकी वजह से यानी जिनको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको एडिक्शन, डिहाइड्रेशन और प्लस डाइट अगर प्रॉपर ना हो तो, और मेन कॉज है दूसरा स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के वजह से भी पैरालिसिस के चांसेस आजकल लोगों में ज़्यादा हो रहे हैं। तो बेसिकली सारे लोगों को ये पैरालिसिस कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है, ऐसे कोई एज ग्रुप नहीं स्पेसिफिक कि इसी उम्र में पैरालिसिस। और प्रोफेशन भी डिफाइन नहीं है, कोई भी प्रोफेशन में। हम लोगों के पास आने वाले लगभग 1 से 2 साल के भी बच्चे आते हैं और 100 प्लस के भी पेशेंट आते हैं, यानी कोई भी एज ग्रुप में पैरालिसिस हो सकता है। ओके, बच्चों में आने का कारण क्यों? वो कुछ प्रोटीन नहीं, कुछ बच्चों में प्रोटीन की डिफिशियंसीज होती है, विटामिन की डिफिशियंसी है, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस डिफिशियंसीज होती है, अलग अलग ब्लड के फैक्टर होते हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चों में पैरालिसिस होता है। कोई बच्चों को जब एट द टाइम ऑफ बर्थ उनको हाइपोक्सिक इंजरीज हो जाती है ब्रेन में, यानी ब्रेन में अगर ऑक्सीजन लेवल थोड़ी देर के लिए अगर कम हो जाता है, तो कोई जैसे नॉर्मल डिलीवरी अगर किसी की होती है, लेकिन वो अगर डिलीवरी लेट हो जाती है तो बहुत सारे बच्चों को हाइपोक्सिया हो जाता है ब्रेन में। हाइपोक्सिया यानी ब्लड में, ब्रेन को ऑक्सीजन लेवल कम होना। ओके, मतलब तो कि जब मैं थोड़ा आसान इसको करना चाहता हूँ कि बेसिकली जब बच्चा बाहर आता है जी,
तो बाहर कुछ आने सेकंड के कुछ लिए सेकंड्स के अगर लिए ब्रेन में अगर हाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है हाँ तो उसके बाद जब वो जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे फिर पैरालिसिस के सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं, साइंस दिखना ओके, चालू हो जाती उसके साइंस फिर बाद में आता है। तो मतलब कि डिलीवरी भी प्रॉपर होना चाहिए है। इसके जी लिए। जी ओके, तो ये हो गया छोटे बच्चों का। जी उसके बाद में हम लोग ऐसे एज हम लोग ये देखते हैं कि ब्रेन जो इसमें ब्रेन वेन्स का कुछ रोल होता है बेसिकली, या फिर इंटरनल वेन्स भी इसके अंदर इम्पैक्ट करते हैं। पैरालिसिस ये बीमारी ही ब्रेन की है। ओके तो बेसिकली पैरालिसिस एक नॉर्मल रूटीन टर्म से जो नॉन मेडिकल लोग हैं, जो डॉक्टर्स नहीं है, जो जनरल पब्लिक है, कॉमन पीपल है, उनको पैरालिसिस समझता है। एक्चुअली पैरालिसिस इज स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी पैरालिसिस होता है। तो स्ट्रोक्स अलग अलग टाइप के होते हैं। तो किसी को हिमोरेजिक स्ट्रोक होता है, किसी को इश्केमिक स्ट्रोक होता है। हिमोरेजिक यानी किसी को दिमाग की नस फटना बोलते हैं, ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग होना किसी की ब्लॉकेजेस हो जाते हैं वेन्स में, तो उसको इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। एक दूसरा पैरालिसिस होता है कि जो अपने आप पैरालिसिस होने के बाद विद इन 24 आवर अपने आप रिकवर हो जाता है, तो उसको TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक। तो ये टर्मिनोलॉजीज हो गई है जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं। तो ये 3 टाइप्स के स्ट्रोक होते हैं बेसिकली। जब कोई आदमी कॉमन पीपल अगर कोई आता है कोई भी सिम्टम्स लेके, जैसे अगर समझो अगर कोई पेशेंट आता है कि मुझे बात करने में कल से दिक्कत हो रही है, तो उसको हो सकता है कि उसको इश्केमिक स्ट्रोक यानी नस बंद हो, या हो सकता है कि ब्लीडिंग हो दिमाग में। अच्छा, दोनों में से कोई भी एक स्ट्रोक हो सकता है। तो उसके लिए CT स्कैन, MRI ये सब जांच होती है, जिससे हम लोग आगे की ट्रीटमेंट पेशेंट की शुरू कर सकते हैं। सर बेसिकली जब ब्रेन वेन्स जब ब्लॉक होती है तो उसमें ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती, जितना हर पेशेंट्स को ऑपरेट करने का काम नहीं, हर पेशेंट को ऑपरेट करने, लेकिन जिस केस में वेन जो है वो फट जाती है तो उसमें ऑपरेशन करने की जरूरत होती वो है। भी उसी के भी बहुत सारे नियम है, क्राइटेरिया है। तो वो क्राइटेरिया में अगर पेशेंट है, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि उसको ऑपरेट भी करने का चांस हो, टाइम आ सके। लेकिन अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट अगर अर्ली अप्रोच होता है हॉस्पिटल में, अगर जल्दी पहुंचता है पेशेंट, तो उसका ऑपरेटिव का चांसेस भी कम होते हैं। ओके, तो उस केस में भी अवेलेबल है कि मेडिसिन पे वो कवर हो सकता है। सर अभी ये तो हो गया ओवरव्यू, मतलब कि टॉप व्यू हम लोगों ने देखा। अभी मुझे इंटरनल पार्ट्स में जाना है। इंटरनल पार्ट्स में जैसे मतलब कि मुझे ये जानना है कि आपने ये बताया कि लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन होता है, 2 ब्रेन अपने इसमें होते हैं, तो इसमें भी पैटर्न है इसके अंदर। बेसिकली पैरालिसिस में यानी अपने ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, राइट और लेफ्ट। तो अगर राइट ब्रेन के अगर कुछ होता है तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी अफेक्टेड होती है। राइट ब्रेन में कुछ होता है तो लेफ्ट साइड अफेक्टेड होती है। तो वो रचना नसों की उस तरह से भगवान ने की है। तो अगर ब्लीडिंग राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में बॉडी को सिम्टम्स बॉडी पे इम्पैक्ट होता है। अगर लेफ्ट में है तो राइट में इम्पैक्ट होता है। तो पैरालिसिस में 2 ही टर्मिनोलॉजी है। एक तो लोग एक्ट फास्ट यानी अगर फेशियल एक्सप्रेशंस अगर चेंज होते तो पैरालिसिस है। अगर कोई भी आपका आर्म्स अगर लूज हो रहा है, वो कोई भी राइट लेफ्ट, तो पैरालिसिस है। अगर पेशेंट को स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है तो पैरालिसिस है। तो ऐसे कुछ भी अगर लोगों को सिम्टम्स दिखे तो तुरंत नजदीक के हॉस्पिटल में जाके उस पर ट्रीट करना चाहिए। यही सबसे मेजर पैरालिसिस में आगे चल के रिकवरी के चांसेस बढ़ते हैं, और बढ़े ना उसके भी चांसेस ज्यादा होते हैं। और ज्यादा सीरियस कौन सा होता है, राइट वाला या लेफ्ट वाला, या दोनों? राइट पैरालिसिस में चीजें ज्यादा अफेक्ट होती है, जैसे स्पीच में अफेक्ट होता है। राइट में अगर पैरालिसिस किसी को होता है तो स्पीच में थोड़ा और आसान करते सर। अभी सपोज हम लोगों ने अभी ये जो है हम लोगों ने राइट ब्रेन लिया, तो राइट ब्रेन से अपना क्या क्या अफेक्ट हो सकता है बॉडी में? बेसिकली अगर राइट साइड अगर पैरालिसिस है पेशेंट की, तो उसमें सबसे मेन है आवाज। पेशेंट का आवाज पूरी तरह से बंद हो जाता है, या स्पीच में ज्यादा दिक्कत होती है राइट साइड वालों को कंपेरेटिव लेफ्ट साइड। तो सबसे मेन वही रीजन है, सबसे मेन वो डिफरेंशिएशन है कि अगर लेफ्ट में भी होता है लेकिन राइट में ज्यादा इफेक्ट होता है। ओके, मतलब कि लेफ्ट ब्रेन जो है वो स्पीच के लिए काम करता है बेसिकली। राइट। ओके, और राइट ब्रेन का मेजर सिम्टम क्या है? वीकनेस, राइट, जो कि लेफ्ट साइड में अपने को पैरालाइज आता है।
वीकनेस। ओके, अभी ये दो हिस्सों में हम लोगों का हो गया। अभी मुझे ये पूछना है कि वेन जब फटती है तो एक्चुअली होता क्या अंदर, थोड़ा टेक्निकल में। ब्लीडिंग होती है एक्चुअली। बेसिकली क्या होता है, अगर जो आर्टरी होती है यानी जो नस जो फटती है जिसको बोलते हैं, तो मेन कारण है उसका हाइपरटेंशन यानी बीपी की वजह से। अगर बीपी बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ जाता है या स्ट्रेस होता है या पेशेंट ओवर टाइम, जैसे भी हम लोग देखते हैं हमारे डेली रूटीन में कि बहुत से ऐसे पेशेंट जो नाइट में ड्रिंक करते हैं और मॉर्निंग में उनको स्ट्रोक हो जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट है, तो उनको अंदर ब्लीडिंग हो जाता है। यानी अगर कोई भी समझो अगर नसों में अगर प्रेशर बढ़ता है तो एक प्रेशर तक ही अपने नसें काम करती है, तो बेसिक उसके बाद में वो फट जाती है। हम लोग अभी वो जो पाइप से हम लोग पौधों को पानी डालते हैं, तो उसका एग्जांपल लेते हैं बेसिकली। तो हम लोगों ने जैसे कॉक स्टार्ट किया, कॉक स्टार्ट करने के बाद में एक सर्टेन प्रेशर पे दे दिया तो वो पानी अच्छे से जाता है। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो वो पाइप भी फट जाता है। तो उसी तरह से सेम ब्रेन में होता है। वही अगर बीपी बढ़ने की वजह से, एकदम से प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लीडिंग हो जाता है। बीपी इज अ काइंड ऑफ मोटर, पकड़ लो, हम लोग मोटर पकड़ सकते हैं कि मोटर से सपोज प्रेशर बढ़ा दिया तो वो ऑटोमेटिकली वो फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बीपी एक मेजर रीजन है नस फटने का। और दूसरा कोई रीजन है उसका? ऐसे बहुत सारे रीजन है सेम। अगर नस फटने का हो या अगर ब्लॉकेज का हो, लगभग रीजन सारे सेम ही है। ऐसे मेजर अलग से कोई ज्यादा रीजन नहीं है। कोई भी रीजन की वजह से कोई भी टाइप का पैरालिसिस हो सकता है। ओके, तो अभी ये बात हो गई। जैसे हार्ट के इसमें एंजियोप्लास्टी का ऑप्शन होता है या फिर बाईपास का जो ऑप्शन है, तो वैसे ब्रेन के लिए भी अवेलेबल? ब्रेन के लिए भी होता है। जैसे अगर किसी की नस बंद है, समझ के चलो आप, एक इश्केमिक स्ट्रोक अगर पेशेंट को है, तो अगर वो ब्लॉकेज अगर नीचे तक होंगे, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि हार्ट से ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन होता है। ओके, हार्ट से। तो अगर हार्ट से जो ब्रेन में जो सर्कुलेशन हो रहा है, अगर वहां पे कहीं भी ब्लॉकेजेस है, तो जैसे हार्ट में एंजियोप्लास्टी होती है, वैसे ब्रेन की भी प्लास्टी होती है, स्टेंटिंग होती है कैरोटिड आर्टरीज की। कैरोटिड नाम की मैंने आर्टरीज होती है, तो उसमें अगर ब्लॉकेजेस है तो उसका भी स्टेंटिंग होता है, ताकि फ्यूचर में पैरालिसिस फिर से ना हो, वापस से पैरालिसिस ना हो। ओके, उसमें बाईपास का भी ऑप्शन होता है? वो नहीं, ओनली स्टेंटिंग इज द ऑप्शन। ओके, तो ये हो गया अपना, मतलब कि क्या ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। और ये जब हम लोग अभी एकदम बेसिक वाला सवाल जो एकदम छोटे बच्चों को भी पढ़ सकता है और बड़े इंसान को भी पढ़ सकता है, तो ये सवाल ऐसा है कि हम लोग जब टैबलेट्स देते हैं तो वो टैबलेट्स इम्पैक्ट कहाँ पे करती है एग्जैक्टली? ब्लड के थ्रू इम्पैक्ट जाता है? ओनली ब्लड के थ्रू ही इम्पैक्ट? जैसे भी कुछ ब्लड थिनर्स होते हैं, जो खून पतला रहने की दवाई जिसको बोलते हैं, तो वो देते हैं अगर किसी को ब्लॉकेजेस है तो। और अगर किसी को ब्लीडिंग हुआ है तो ब्लीडिंग रुकने की दवाई रहती है, वो देना पड़ता है। तो इस तरह की अलग अलग ट्रीटमेंट होती है हर पैरालिसिस की। तो बेसिकली वो ब्लड के थ्रू ही जो भी जाता है, वो ब्लड के थ्रू ही हमारे, मतलब कि हम लोगों ने कौन सा भी टैबलेट लिया तो ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट होके उस पर रिकॉर्ड होता है। सर, अभी ये जानना है कि शुगर का कोई इम्पैक्ट पैरालिसिस पे होता है क्या? मतलब कि जो शुगर पेशेंट्स हैं या फिर जो ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं लेकिन शुगर है नहीं, उसमें भी डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है, और उसमें भी टाइप्स है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन यानी बीपी और शुगर की वजह से बहुत ज्यादा पैरालिसिस का प्रमाण बढ़ गया है। अभी अवेयरनेस बहुत लोगों को आज भी बीपी शुगर का अवेयरनेस नहीं है। आज भी जब कुछ तकलीफ होती है तभी इंसान बीपी और शुगर चेक करता है। इसलिए हर डॉक्टर्स बोलते हैं कि खुद का चेकअप हर साल में एक बार तो होना ही खुद का चेकअप होना ही चाहिए, ताकि अगर कुछ डिटेक्ट हो तो उस पर ट्रीटमेंट हो, ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे पैरालिसिस, हार्ट अटैक, तो ये सब चीजें आगे चल के वो कम हो सकती है या उसको अपन रोक सकते हैं अगर रेगुलर चेकअप अगर कोई इंसान खुद का बीपी शुगर वगैरह करता है। मतलब जो डायबिटिक होने वाला है तो उसको प्री डायबिटिक डिटेक्ट होके हम लोग उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन शुगर का कुछ इम्पैक्ट है डायरेक्ट ऐसा? यस, शुगर के अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है, अभी बहुत सारे पेशेंट है जिनको शुगर 300, 400, 450 तक निकलता है। यहाँ पे हम देखते हैं, डिटेक्ट होते हैं, और वो न्यूली डिटेक्टेड होते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि वो उनको डायबिटीज है। तो ये उसके वजह से भी पैरालिसिस होता है। तो वो कॉमन कॉज है, कॉमन कारण है होने का बीपी और शुगर। एक्चुअली
इससे पहले हम लोगों ने एक पॉडकास्ट किया था डॉक्टर पंकज राणे, उनके साथ में हम लोगों ने बीपी और शुगर इसके बारे में बहुत डिटेल किया है। तो जिन लोगों को बीपी और शुगर के रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ समझना है तो वो पॉडकास्ट देख लें। और सर के साथ में हम लोग वही चीज डिस्कस करेंगे जो पैरालिसिस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी बीपी बढ़ने का बेसिक रीजन क्या है? हाइपरटेंशन इज द ओनली रीजन या फिर कोई बहुत सारे कारण है बीपी बढ़ने के। जैसे समझो स्ट्रेस एक कारण है बीपी बढ़ने का, या इनप्रॉपर मेडिसिन, यानी डोज अगर पेशेंट का कोई, बहुत सारे पेशेंट्स का बीपी की गोलियां लेने के बाद में भी बीपी कंट्रोल में नहीं रहता है, क्योंकि वो फॉलोअप में नहीं रहते, रेगुलर बीपी चेक नहीं करते। डॉक्टर्स के जो उनके फैमिली डॉक्टर है उनको रेगुलर फॉलोअप में नहीं रहते। एक बार अगर किसी डॉक्टर ने गोली शुरू कर दी तो वो उसके बाद 3-4-6 महीने चेकअप के लिए वापस जाते ही नहीं है। तो उसके वजह से भी बीपी शूट हो सकता है, या उसकी वजह से भी बीपी कंट्रोल में नहीं होता है। तो डोज प्रॉपर रहना जरूरी है, स्ट्रेस कम रहना जरूरी है, रेगुलर डाइट सबसे मेन है। डाइट अगर जैसे अभी लोग, जैसे हम लोग, सर उसके लिए हम लोग बाद में आने वाले हैं तो रेगुलर डाइट इज इम्पोर्टेंट। और बात मैंने, सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया, और कुछ बात है इसके अंदर? वही मेन कारण है बीपी बढ़ने का, वही मेन कारण है कि बीपी ज्यादा इम्पैक्टफुल है पैरालिसिस के। बीपी और शुगर ज्यादा इम्पैक्टफुल। जैसे कि हम लोगों ने उससे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले पॉडकास्ट में किया था कि शुगर जो है वो शुगर का एक लेयर आंखों के ऊपर आ जाता है, और आंख का कैटरैक्ट की रिलेटेड समस्या आती है शुगर की वजह से। तो वैसा, हाँ, तो वैसा इम्पैक्ट ब्रेन के लिए भी जाता है शुगर का। ब्रेन का इन सेंस, अगर ब्लड की अगर शुगर लेवल अगर हाई हो रही है तो डेफिनेटली कुछ कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं ब्रेन में, तो वो अफेक्ट होते हैं। तो जैसे कोएगुलेशन यानी फैक्टर 7, फैक्टर 9, ऐसे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं ब्लड के। तो शुगर की वजह से वो फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं और उसकी वजह से फिर ब्लॉकेजेस वगैरह डेवलप होते हैं ब्रेन में। ओके, मतलब कि शुगर भी एक रीजन है जो ब्लॉकेजेस डेवलप करने के लिए कारण बन सकता है, अगर अनकंट्रोल्ड है, किसी का कंट्रोल में शुगर नहीं है तो। ओके, शुगर और बीपी का हो गया। अभी हम लोग आज की लाइफस्टाइल में सपोज जाए तो हम लोग 3 हिस्सों में इसको बांटेंगे। 3 हिस्से हम लोग ऐसे करेंगे कि जो एजुकेशनल अपना ग्रुप रहता है, जो कि स्टूडेंट अभी एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है। और दूसरी चीज, साइमल्टेनियसली वो लोग स्टार्ट फेज में जाते हैं, ड्रिंक्स एंड स्मोकिंग एंड ऑल, उसकी लत वहां से लगती है बेसिकली, जो इंडिया में अभी करंट ट्रेंड है। तो ये पहला चीज है कि उनके लिए उनका कुछ है कि उसका भी कुछ इम्पैक्ट जाता है, या वो जो लोकेलिटी है कि जो स्टूडेंट लेवल की लोकेलिटी है, तो उन्होंने पैरालिसिस ना हो तो उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी करना चाहिए? जैसे मैंने देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कई स्टूडेंट्स भी हैं हम लोगों के पास जो जिनको स्ट्रोक होता है, जो अभी भी हमारे पास फॉलोअप में आते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट है। तो जो बच्चों में जो उम्र है, जैसे भी समझो कि आप 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th तक के जो स्टूडेंट है, या 11th-12th में जो एग्जाम गोइंग स्टूडेंट जो रहते हैं, तो वो कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से या डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से भी पैरालिसिस लोगों को, यानी स्टूडेंट्स को होता है। तो बेसिकली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैंने कुछ देखा है कि जैसे 2 दिन बाद एग्जाम है, 3 दिन बाद एग्जाम है, तो स्ट्रेस के वजह से बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे कि जिनको पैरालिसिस हमने देखा है बच्चों में। और यही चीज जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट है उसमें सेम, उनको भी वही अप्लाई होता है। लेकिन स्मोकिंग और अल्कोहल का, वो भी जिस तरह बीपी शुगर के का कॉमन है, उस तरह स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको च्यूअर्स भी है कि जिनको पैरालिसिस होता है। तो ऐसे कई कभी जनरेशन है जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो उस टाइम पे उनको लगता है कि वो एक फैशन है, यानी उनको उस टाइम ट्रेंड के हिसाब से चलते, उनको वो लगता है कि हम लोग कुछ यानी कुछ अलग कर रहे हैं। हाँ, कि कुछ अलग कर रहे हैं, हम ड्रिंक कर रहे हैं, हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं, या स्मोकिंग कर रहे हैं, उनको वो टशन लगता है उस टाइम पे। लेकिन वो बाद में वही चीजें हेल्थ पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। तो और वो टशन भी आदत बन जाती है। पैरालिसिस ही नहीं, बहुत सारी यानी मैंने देखा है कि कई MI यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, तो इतने आजकल यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक के प्रमाण बढ़ गए, पैरालिसिस के प्रमाण बढ़ गए यंग जनरेशन में। तो वही कारण है कि ड्रिंकिंग और टोबैको। सर इसको थोड़ा और डीप लेके जाते हैं, क्योंकि ये सुनने वाले
ये सुनने वाले अपने पास में क्राउड बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये लोग, ये कॉमन फैक्टर है आज की डेट में जी। तो बेसिकली टोबैको या फिर स्मोकिंग जब करते हैं, तो मैंने जो चीज़ सुनी है कि टोबैको लेने के बाद, स्मोकिंग करने के बाद में जैसे स्मोकिंग की किक बैठती है, बेसिकली स्मोकिंग का किक बैठता है और ब्रेन में कुछ क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छा फीलिंग आता है या फिर कुछ होता है, तो वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? नहीं, उसमें यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऐसे एक्टिविटीज वगैरह ऐसी होती है ब्रेन में। तो बेसिकली जैसे अभी आप समझ के चलो, जैसे अभी स्मोकिंग अगर रेगुलर कोई इंसान करता है तो स्मोकिंग की वजह से फैट डिपोजिशन बॉडी में ज़्यादा बढ़ता है। जैसे तो जो अपनी नसें है, ब्रेन की जो नसें है, हार्ट की जो नसें है, उसमें जो अपनी नसों में जो कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण रहता है, फैट का प्रमाण रहता है, वो बढ़ जाता है स्मोकिंग की वजह से। तो उसके वजह से फिर जो ब्लड सर्कुलेशन जितना होना चाहिए वो होता नहीं है। तो वो ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से फिर हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ये सब चीज़ें स्मोकिंग में और ड्रिंकिंग में कॉमन दिखती है, क्योंकि फैट का प्रमाण, चर्बी का प्रमाण नसों में बढ़ जाता है। वो मेन कारण है। लेकिन ये जो अभी गिरगिरा होता है वगैरह वगैरह, जो कि एक पर्टिकुलर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जो लोग 5 या 10 मिनट के लिए जो लोग नशे करते हैं, तो उसमें कुछ ब्रेन में कुछ हार्मोन्स डिप्लॉय हो जाते हैं या फिर क्या होता है? नहीं, हार्मोनल नहीं रहता है वो। बेसिकली वो एक उसमें अलग एक यानी हम लोग क्या बोलेंगे उसको, एक जैसे मॉर्फिन या ऐसे कुछ कंटेंट्स उसके अंदर होते हैं, तो उसके वजह से वो ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, ताकि जब ब्रेन काम नहीं करना जिसको बोलते हैं कि एकदम कुछ देर के लिए, तो इस ये सब चीजें वो ड्रग्स में और ब्रेन को शांत कर, मतलब कि ब्रेन शांत हो जाता है उस टाइम। जी जी। ओके, मतलब कि ऐसे पैरामीटर्स डिप्लॉय हो जाते हैं तो उस टाइम पे ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देते हैं या फिर शांत हो जाता है, तो उसकी वजह से बॉडी को अच्छा लगता है। तो बेसिकली स्ट्रेस रिलीफ के लिए लोग जो करते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है। कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, वन नाइट के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो जो बॉडी पे जो अफेक्ट होता है, वो परमानेंट डैमेज है। वो परमानेंट डैमेज, वो परमानेंट डैमेज, और उसके सिम्टम्स फिर एक दिन ये सब दिखने, ये सब हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ये सब होती है। ओके, तो ये बेसिकली आप देखो आज के डेट में अगर आप डेटा निकालोगे गवर्नमेंट का या कोई भी अगर डेटा आप देखोगे, तो यंग जनरेशन बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है हार्ट अटैक और पैरालिसिस के लिए। यंग पेशेंट्स अभी अब देखो कितने सेलिब्रिटीज है जो जिम में एक्सरसाइज करते समय हार्ट अटैक आ रहे हैं, कितने ये, क्योंकि वो सब उनको स्मोकिंग, अल्कोहल की आदत, ये सब चीजों की वजह से ये सब चीजें हो रही है, पैरालिसिस और हार्ट अटैक का। ओके, तो अभी ये स्टेज हो गया। अभी जो लोग ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, जिनका ऑफिस वर्क है, जो एसी में 9-8 आवर्स का वर्किंग सेटिंग है, तो उन लोगों के लिए उसको हम लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं। ओके, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी बहुत मेजर, वो भी एक कारण है होने का, पैरालिसिस और हार्ट अटैक दोनों भी। ओके, तो क्योंकि एक्टिविटीज नहीं होती है बॉडी को, तो बेसिकली फिर सभी चीजें अफेक्ट होती है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करो, रेगुलर वॉकिंग करो, एटलीस्ट डेली 100-200 मीटर वॉकिंग होना ही चाहिए, ताकि ये सब चीजें जो जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, एचडीएल लेवल कम होना, ये सब चीजें जो ब्लड की होती है जिससे पैरालिसिस और ये हार्ट अटैक होता है, तो ये सब चीजें डेली रूटीन एक्टिविटीज अगर अच्छी हो, लाइफस्टाइल्स अगर मॉडिफिकेशन अच्छे हो, तो वो चीज करने से ये सब चीजें अपने रुक सकती है बेसिकली। तो ये हो गया, तो उनके लाइफस्टाइल में उन्होंने क्या चेंज लाना चाहिए? यंग पेशेंट, यंग जो आज की जनरेशन है, जो यंग आज लड़के हैं जो 20 से 30 साल 40 साल है, जो ऑफिस 20 से 40 जो एज गैप है 20 साल वाला, उन लोगों को तो मेरी एक ही राय रहेगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल, स्टॉप अल्कोहल, टोबैको, और डेली मिनिमम खुद के लिए 1 घंटा एक्सरसाइज रेगुलर करो, और एक जगह पे बैठ के ना रहो। अगर आप ऑफिस में भी रहते हो तो थोड़ा हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट वॉक जरूरी है, बॉडी को जरूरी रूटीन में लाना। और कोई भी काम मेरा तजुर्बा ऐसा है कि कोई भी काम अगर हम कोई भी काम करते तो काम खत्म नहीं होने वाला है। आज एक काम अगर हम लोगों ने किया तो दूसरा काम अपने सामने ही रहता है। तो वर्क ये अपने
यानी आखिर तक पार्ट ऑफ चलने लाइफ वाला है, है, इट्स पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ है। आज हमने कोई अगर एक प्रोजेक्ट फाइनल किया तो तुरंत दूसरा प्रोजेक्ट अपने सामने दिखता है। तो इसको टारगेट ना लेते हुए जस्ट एंजॉय करो, स्ट्रेस मत लो। और जो सैटरडे नाइट जो आजकल सब लोग करते हैं, बहुत सर, ये तो बहुत बड़ा ट्रेंड सैटरडे है। नाइट हर जगह पे होता है। आजकल छोटे शहरों में भी सैटरडे हाँ, नाइट चालू हो गया छोटे है। शहरों में सैटरडे नाइट है और बड़े शहरों में फ्राइडे नाइट और सैटरडे सैटरडे नाइट नाइट है, दोनों भी ट्रेंड चल रहे तो हैं। सैटरडे नाइट की वजह से बहुत बीमारियां अभी शुरू हो गई है। तो बेसिकली तो रीजन सैटरडे नाइट है। सैटरडे नाइट है कि अभी कितने पेशेंट ऐसे हैं कि सैटरडे नाइट के बाद संडे को पैरालिसिस हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसे कई पेशेंट अपने पास आते हैं कि रात में ड्रिंक लिया और वैसे गिर गया, और घर वालों को लगता है कि वो ड्रिंक लेके सोया हुआ है, लेकिन वो अगले दिन देखता है तो उसको पैरालाइज होता है। तो ये सब चीजें होती है। तो यंग जनरेशन को तो ये मेरा बोलना है कि लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, हो सके उतना अल्कोहल और टोबैको और स्मोकिंग से थोड़ा सा दूर रहो। ओकेजनल की बात ठीक है, कभी तो भी एक बार महीने में, 2 बार महीने में, 2-3 महीने में एक बार लिया। लेकिन कुछ लोग ओकेजनल करते करते उनको फिर रूटीन के हैबिट्स हो जाती है, इसलिए मैं ओकेजनल भी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो ड्रिंक वगैरह। बेसिकली आपने जो सजेस्ट किया, आपने 2 बार ये चीज इम्पैक्टफुली यहाँ पे बोला है कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और टोबैको, ये Right. 3 कंजम्पशन करना ही इस जनरेशन में इस जनरेशन में करना ही नहीं है। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो हमारे यहाँ पे 40 to 60 जो कि रिटायरमेंट एज है। जी, तो रिटायरमेंट उनको बीपी और शुगर, उनको बीपी और शुगर तो ऑलरेडी मोस्टली 40, 60, 70 प्लस, जो 40, 60 प्लस, 50 प्लस जो वो है, उनको बीपी, शुगर और अल्कोहल। सर मैंने थोड़ा सा रुक के मैं पूछता हूँ आपको कि बीपी और शुगर आपने ये चीज कहा, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको +60 तक कुछ नहीं रहता है और टैबलेट भी नहीं चालू होती, राइट, लेकिन फिर भी उनको स्ट्रोक आ होता जाता है। तो रिलेटेड टू स्ट्रेस भी हो सकता है, रिलेटेड टू या राइट, या आजकल ऐसे कुछ चीजें देखी हम लोगों ने, तो हेरिडेटरी भी अभी शुरू होने हुआ है। तो अगर घर में किसी को स्ट्रोक है, तो अगर समझो पिताजी को स्ट्रोक है तो बेटे को स्ट्रोक हुआ है। अभी कई पेशेंट तो ऐसे हम लोगों के पास कि उनके पूरे घर में स्ट्रोक है। मतलब पहले पिताजी को हुआ, पहले दादाजी को हुआ, फिर पिताजी को भी स्ट्रोक है। जेनेटिक भी ये स्ट्रोक हो सकता है, जेनेटिकली आइडेंटिफिकेशन। राइट। ओके, अभी ये पूरा हो गया। अभी जो आज का एक और ट्रेंड है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं आज की डेट में, जो कि 3 साल के ऊपर रहते हैं और उनका एज रहता है 6-7 तक, जो वो ग्राउंड पे प्ले करने के लिए नहीं चाहते हैं। बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये ट्रेंड बहुत ही ज्यादा है, वो ग्राउंड पे खेलने के लिए नहीं चाहते हैं और वो घर में बैठ के मोबाइल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अभी सब शुरू हो गया, यूट्यूब किड्स, ये मतलब कि जो उनका कार्टून का है, कार्टून्स वगैरह जो देखते हैं मोबाइल के ऊपर खाने के टाइम पे या फिर अदर टाइम में, जो कि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अभी जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ा है उसका भी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हेल्थ पे होता ही है, राइट। पैरालिसिस की नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे आंखों की बीमारियां है जिसमें ये अभी बहुत सारे पैरालिसिस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं, डायरेक्ट इम्पैक्ट मोबाइल की वजह से या नहीं बोलूंगा, लेकिन इनडायरेक्टली हर चीजें कुछ ना कुछ अफेक्ट होती है ब्रेन पे। तो जैसे अभी जैसे हम लोगों का जनरेशन है, हम लोगों के टाइम पे मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था। हम जब छोटे थे तब ना मोबाइल था, कुछ नहीं था। हम लोग साइकिलिंग करते थे, आउटडोर्स के गेम खेलते थे। तो हम लोगों के जो यानी उस टाइम में जो इतनी बीमारियां भी नहीं थी जितनी अब शुरू हो गई है। अभी जैसे आंखों के डॉक्टर्स के काम बहुत बढ़ गए बच्चों के इसमें, क्योंकि दिन भर स्क्रीन अगर आंखों पे रहेगा तो वो डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगा आंखों पे और ब्रेन पे, लेकिन उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रेन पे होता है। क्योंकि क्या होता है कि मैंने जो साइकोलॉजिकल चीजें देखी है, मैंने एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के साथ में भी मैंने पॉडकास्ट किया है, तो उनका ऐसा कहना था कि जो चीजें बार बार देखते हैं तो वो कैरेक्टर में बच्चे घुस जाते हैं बेसिकली, और घुसने के बाद में वो सारी चीजें ब्रेन में स्टोर हो जाती है, और ब्रेन में स्टोर होने के बाद में उसके ब्रेन के जो हार्मोनल चेंजेस वगैरह जो चीजें हैं, तो वो होने की वजह से हाँ उनका साइकोलॉजिकल सिचुएशन तो चेंज हो ही सकता है। लेकिन पैरालिसिस का भी उसका एक, उन्होंने कहा है कि पैरालिसिस के लिए भी उनका कुछ इम्पैक्ट होता है बेसिकली। हाँ, तो ये सारी बातें आज अभी तक हम लोगों ने की है। मैं तो इस चीज के लिए सारे पेरेंट्स को, सब जितने भी छोटे बच्चों के माँ बाप है, उनको ये बोलूंगा कि
अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज पे, आउटडोर गेम्स पे ज़्यादा आप फोकस करिए, ना कि मोबाइल टीवी। आजकल जो यूट्यूब किड्स रील्स, बच्चे अभी आजकल रील्स में इतने ही हो रील्स गए में ज्यादा हो रहे कि हैं जो क्योंकि वो स्क्रोलिंग शुरू हो गई स्क्रोलिंग तो शुरू दो हो दो गया। घंटा स्क्रोलिंग की चलती है, और वो रील्स एग्जैक्टली, कभी खत्म ही होती नहीं है। यस एग्जैक्टली। तो वो रील्स और यूट्यूब से अगर थोड़ा सा बच्चों को अगर जब तक थोड़ा, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, आउटडोर्स इतने सारे गेम है, उससे उनका फिजिकल ग्रोथ, ब्रेन का ग्रोथ जो इतना अच्छा होता है आउटडोर गेम से, वो मोबाइल से नहीं होता है। आजकल पेरेंट्स भी कुछ यानी बच्चों को इतना नहीं ये नहीं करते हो जितना बेसिकली करना सर, चाहिए। हम लोगों ने जो देखा है ना, बेसिकली हम लोगों ने जो देखा है कि फादर और मदर दोनों भी वर्किंग्स में बिजी है, और बिजी होने की वजह से बच्चों को टाइम नहीं मिल पा रहा है, और टाइम ना मिलने की वजह से सिर्फ उनका डाइवर्जन जो है, वो जो अटेंशन है उनको मोबाइल मिल गया है, कि मोबाइल उनको अटेंशन देता है और जो चीज चाहिए वो बोलता है बेसिकली। तो वो उसकी वजह से ये, मेरे हिसाब से ये पैरामीटर ज्यादा है इम्पैक्टफुल कर रहा है, क्योंकि माँ बाप के पास में टाइम नहीं है, तो उसकी वजह से ये चीज हो रही है। अभी जो अपने यहाँ पे कुछ पैटर्न्स है, एक सीबीएसई है, एक स्टेट बोर्ड है, एक आईसीएसई पैटर्न्स है। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि स्टेट बोर्ड में कम प्रेशर रहता है, सीबीएसई में थोड़ा उससे ज्यादा, और आईसीएसई में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो ये भी प्रेशर जो है, ये प्रेशर भी नहीं, ये प्रेशर, ये सब जो स्टडीज के जो भी पैटर्न है, जो भी, तो उससे डेफिनेटली पैरालिसिस या कोई बीमारियों को अफेक्ट नहीं होता है। ये तो हर बच्चों का, अभी जैसे अपने इंडिया में तो कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि आईसीएसई और सीबीएसई नहीं करते क्योंकि वो अफोर्डेबल नहीं होते। हाँ, अफोर्डेबल ऐसे भी कई लोग हैं, तो इसलिए वो स्टेट पैटर्न में स्टडी करते हैं। तो उससे ये तो पैटर्न्स तो ब्रेन डेवलपमेंट और बच्चों का आगे करियर के हिसाब से ये सब चीजें होती है, लेकिन उसका कोई डिसीज उसकी वजह से नहीं होता है। तो बेसिकली जो आजकल बच्चे ना, पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों पे बहुत प्रेशर आ गया है, बहुत बच्चों को बहुत टाइम पढ़ाई, नहीं मिल पा रहा है या बच्चों को बहुत ज्यादा स्कूल में ये करते, तो उसके वजह से कोई एक बात आप समझो कि ब्रेन, यानी बच्चों का ब्रेन ऐसा है कि, बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि अभी जैसे ब्रेन जो है अपना, ये 6 साल तक की ग्रोथ डेवलप होता है। बेसिकली ब्रेन का क्या कैसा रहता है कि उम्र के एट द एज ऑफ 6 जो डेवलपमेंट होती है उतनी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। अभी आज मेरा ब्रेन जो 6 साल की उम्र तक डेवलप हुआ है, उतना ही ब्रेन है, उतना ही ब्रेन डेवलप होता है इंसान का, हर इंसान का। तो बल्कि ये 6 साल की उम्र तक आप जितना एक्टिविटी बच्चों को दोगे, जितना आप उसको बड़ी सी बड़ी एक्टिविटी दोगे, मुश्किल एक्टिविटी दोगे, उसमें उतना ब्रेन उसका डेवलप होगा, तो उसकी आईक्यू डेवलप होगी, उसका स्टेमिना बढ़ेगा। तो ये सब चीजें जरूरी है बच्चों में। ये बहुत पुराना मीथ है कि हमारे बच्चों पे लोड आ गया है, हमारे बच्चों पे प्रेशर आ गया, हमको स्कूल वाले बहुत, यानी बच्चों को आजकल यही देते हैं, बहुत सारी बुक्स हो गई है, तो ये बच्चों को हेल्थ पे अफेक्ट नहीं करती है। तो बेसिकली उनके ब्रेन डेवलपमेंट की चीजें है वो। तो बच्चे आज के तारीख में आप कितना भी बच्चों को पढ़ाओ, वो उनके लिए कम है। तो बेसिकली ये मैं आपके चैनल थ्रू सबको यही बोलना चाहूंगा कि ये आपका जो अपन क्या बोलेंगे उसको, मिथ ही है कि बच्चों पे हेल्थ पे अफेक्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि लोगों का माइंडसेट लोगों ने बना लिया है कि आईसीएसई में डालेंगे तो ज्यादा प्रेशर। और अभी कैसा होता है कि अगर आप देखोगे, जैसे हम लोग जब बच्चे छोटे थे, तो हम लोगों का सिलेबस वो नहीं था जो आज उनका है। एग्जैक्टली। तो जो हम 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, आज वो नर्सरी में, केजी में पढ़ते हैं। तो आज उनका उतना ब्रेन डेवलप हो रहा है, आज इसके लिए आज के बच्चे उतने शार्प है कि वो कुछ भी तुरंत ग्रास्प करते थे। मोबाइल अपने को, जो आज बड़े लोगों को जो मोबाइल की फंक्शन समझते नहीं, वो तुरंत, क्योंकि वो अडॉप्शन कैपेसिटी उनमें बढ़ गया है, क्योंकि वो स्टडीज की वजह से और उस चीज की वजह से हो रहा है। ओके, और उनका देखने का नजरिया भी अलग होता है, जो कि कैप्चरिंग मोमेंट में बहुत ज्यादा होता है आजकल, वो उसी की वजह से होता है। तो मैं तो बोलूंगा कि आप उल्टा बच्चों को बिजी रखो, और स्टडीज के भी बहुत सारे तरीके होते हैं आजकल। ऐसे जरूरी नहीं कि सामने बुक रख के ही स्टडीज होती है, आजकल हर टाइप की स्टडीज आ गई है, वर्चुअल स्टडीज आ गई है, डिजिटल बाकी की भी स्टडीज आ गई है। तो आप बच्चों को बिजी रख सकते हो, और स्टडीज के साथ साथ आप आउटडोर गेम खिलवाओ। जो एंटरटेनमेंट फैक्टर जो है, जो बच्चों को बिजी रखने का जो आजकल तरीका है कि मोबाइल हाथ में दे देते, वो बंद करना चाहिए रादर देन स्टडी। आप रील्स यूट्यूब बंद करो, स्टडी होने के बाद उसको बाहर भेजो,
खेलेगा कूदेगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा ब्रेन के साथ साथ। खेलेगा कूदेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो बेसिकली ये हाँ, तो वो जो अभी गवर्नमेंट ने बोला है वो सही चीज है, सही चीज बोला है, खेलेगा कूदेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओके सर, अभी एक लाइफस्टाइल का पार्ट आपने डिस्कस किया, अभी मुझे ये जानना है कि जो लोग कुछ ऐसी चीजें नहीं करते जैसे अल्कोहल, टोबैको या स्मोकिंग नहीं करते लेकिन फिर भी उनमें स्ट्रोक आता है, तो ये लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है कि प्रॉपर डाइट नहीं फॉलो हुआ या कुछ हुआ। बेसिकली अगर किसी को अगर कोई एडिक्शन नहीं है, कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है हाइपरटेंशन और डायबिटीज की, तो लाइफस्टाइल की वजह से भी ये होता है, बहुत कॉमन है। हम लोगों ने कई ऐसे भी पेशेंट देखे जिनको कुछ भी नहीं है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है, घर में किसी को नहीं, लेकिन फिर भी उनको होता है। तो ये लाइफस्टाइल के वजह से भी ये होता है। और ओके, तो डाइट का अभी जो ट्रेंड चल रहा है बेसिकली कि 7 के बजे नहीं खाना चाहिए जी, 7 से पहले ही जो वो सही डाइट है। हाँ, वो खाना चाहिए। तो आपके हिसाब से डाइट का एक डाइट में जो आजकल जो जैसे बच्चों में यंग बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना चाहिए जी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना चाहिए, हेवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ओके, पेट भर के करिए, ताकि ऐसा समझो कि हम लोगों को दोपहर में खाना ही नहीं मिलने वाला है। ओके, उतना हेवी ब्रेकफास्ट करिए और हेल्दी ब्रेकफास्ट करिए। आजकल ब्रेकफास्ट में सैंडविच, पाव, ब्रेड, बटर, बर्गर्स ये होते, तो बेसिकली मैदा अवॉइड करना। यस, तो वही डाइट में ये सब चीजें जिससे आगे चल के ये सब बीमारियां होती है। तो आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करिए, सलाद दीजिए, कोई ऐसी चीजें जो डाइजेशन में इजी हो, यानी रवा, उपमा, जो उपमा वगैरह चीजें बनती है, ओट्स बनते हैं, और फाइबर्स वाली जो चीजें रहती है वो आप फाइबर्स वाली चीजें आप ज्यादा से ज्यादा दीजिए, और जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो। यानी बहुत सारे लोग आजकल छोटे बच्चे को मटकी पसंद नहीं आती है, मूंग चने पसंद नहीं आते, तो वो उनको प्रोटीन वाली चीजें आप दीजिए, अलग कोई फॉर्मेट में बना के, कोई अलग चीजों में बना के दीजिए। तो प्रोटीन और फाइबर्स ये ज्यादा से ज्यादा ब्रेकफास्ट में और होना चाहिए। और एवरेज टाइम कितना होना चाहिए ब्रेकफास्ट का मॉर्निंग में? मॉर्निंग जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसमें कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है। ओके, तो जो आप मॉर्निंग में कोई 8 बजे करता है, कोई 7 बजे करता है, तो ब्रेकफास्ट उसी टाइम पे होना चाहिए, ना कि 11-12 बजे ब्रेकफास्ट। दोपहर में क्या जो ब्रंच वाला जो लोगों का कंसेप्ट बेसिकली, तो ब्रंच का कंसेप्ट ही गलत है। तो बेसिकली क्या होता है कि ब्रंच में दोनों टाइम का खाना एक साथ में खा लेते हैं, यानी ब्रंच की डेफिनेशन ही वो है। तो उससे क्या हो रहा है कि ब्रंच में फिर ज्यादा, एक तो ओवरनाइट का पीरियड ज्यादा गैप हो जाता है, उतना गैप कभी भी नहीं चाहिए। हार्डली 8 या 9 घंटे का गैप चाहिए बिटवीन डिनर एंड ब्रेकफास्ट। तो इतना अगर आप ज्यादा गैप रखोगे तो डेफिनेटली आपको प्रोटीन्स की, विटामिन्स की डेफिशिएंसी बॉडी में आने वाली है, और उसी डेफिशिएंसी की वजह से पैरालिसिस होता है। तो जितना डेफिशिएंसी रहेगी, जो खाने में कमतरता रहेगी, उसी की वजह से पैरालिसिस होगा। तो ये ब्रंच वाला जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट ही गलत है। ये ब्रंच वही लोग करते हैं जो लोग मॉर्निंग में जल्दी उठते नहीं है, जो लेट जिनका दिन शुरू होता है, वही लोग ये ब्रंच करते हैं, ताकि अपना समय ना जाए। दोपहर में 12 बजे ही नाश्ता और दोपहर का खाना पेट भर के खा लेते हैं, तो उसमें जो प्रोटीन्स, जो विटामिन्स जो बॉडी में जाना चाहिए, जिस टोटल कैलोरीज में, वो डेफिशिएंसी आ जाती है। अभी एक मिसकंसेप्शन शायद मेरा हो सकता है, क्योंकि मैं खुद का बोल रहा हूँ, अभी मैंने कुछ पिछले 6-7-8 महीने या 1 साल हुआ होगा, मैंने ब्रेकफास्ट बंद कर दिया पूरी तरीके से। उसके पीछे कुछ वीडियोस थी, उसके पीछे कुछ कारण था, तो उसकी वजह से मैंने किया था, या फिर मैंने स्टडी भी किया। अभी शायद ये मेरा मिसकंसेप्शन हो सकता है, तो आप इसको प्लीज क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे थ्रू बहुत सारे लोग उसके अंदर आ सकते हैं। तो अभी जो कैंसर की चीजें बढ़ रही है, तो कैंसर में बेसिकली जो सेल्स इम्प्रूव होते हैं, तो उसकी वजह से कैंसर होता है। तो कई लोगों का ऐसा मानना है, या फिर कई वीडियोस सोशल मीडिया पे ऐसा अवेलेबल है कि आपने बहुत ज्यादा गैप रख दिया खाने के अंदर, कम से कम 12 या 14 घंटे का गैप रख दिया, तो वो जो सेल्स इंप्रूव होते हैं, कैंसर सेल्स जो इंप्रूव होते हैं, तो वो कैंसर सेल बर्न हो जाते हैं, और उससे कैंसर का इफेक्ट कम पड़ेगा और कैंसर होना बंद हो जाएगा। तो ये बात कितनी सच है? नहीं, ये कंसेप्ट ही गलत है। कि बल्कि मैं तो आज के तारीख में जितनी भी बीमारियां है,
ये सब और सब मैक्सिमम आप देखो जो अभी सिर्फ पैरालिसिस ही नहीं, कोई भी आप जैसे आपने कैंसर बोला है, कार्डियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ब्रेन रिलेटेड कोई भी हो, या कोई भी कैंसर की बीमारी हो, तो ये सब अफेक्ट होता है ड्यू टू डाइट। तो जैसे कि अब ये आपने बोल दिया कि 12-15 घंटे का अगर गैप रखे तो अच्छा होता है क्या, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो बल्कि मैं तो बोलूंगा कि आप जैसे भी बहुत लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं मॉर्निंग में, तो 5 बजे 6 बजे, 5 बजे नहीं, 6-7 बजे उठ के लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो उसके बाद उनका जो प्रॉपर हेल्दी डाइट होता है, वो डाइट जो जरूरी है, क्योंकि आपका एक तो ज्यादा गैप ना हो, वो गैप की वजह से जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस प्रोटीन डिफिशियंसी ये सब चीजें होती है, उसकी वजह से पैरालिसिस नहीं, हर चीज ब्रेन तो की, मतलब हार्ट कि वो की, सेल्स बर्न होने से पहले अपनी डिफिशियंसी पहले आ जाती बिल्कुल होती है। और बर्न कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि बर्न होती है, वो लोगों का मीथ है कि बर्न होती है, वो लोगों का मानना है कि बर्न होता है। है। क्योंकि ये कंसेप्ट कहाँ से है, मैं सीधा बोलता कोई हूँ भी कि कोई भी मेडिको पर्सन जो डॉक्टर है, जो इस प्रोफेशन में काम करता है, वो आपको बोलेगा ही नहीं कि बिटवीन डिनर और ब्रेकफास्ट इतना इतना गैप रखिए। उल्टा आप अगर आप डाइटिशियंस के पास अगर जाएंगे, जो प्रॉपर डाइटिंग का प्लान आपको देंगे, तो आपको तो हर 3 घंटे में 4 घंटे में खाने के लिए बोलेंगे कि आप 3 घंटे बाद ये खाओ, आप 3 घंटे बाद वो खाओ, ताकि बॉडी को वो कैलोरीज लॉस ना हो, बॉडी को, ब्रेन को वो चीजें ना अफेक्ट हो जिससे आपको हेल्थ पे इफेक्ट होगा। आप हेल्दी खाओ। आप जरूरी नहीं है कि एक साथ में आपने 5 चपाती खा ली, एक साथ में बहुत कुछ खा लिया, बर्गर पिज्जा ये वो, और पेट भर के खा लिया यानी आपने, आपका डाइट बहुत दिन का अच्छा काम है। हो गया, ऐसा वैसा नहीं नहीं है। होता है, उल्टा आप उससे आपको बॉडी पे इफेक्ट होता है, वो ये सब चीजें। तो हेल्दी खाना खाइए, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर, अगर आप नए डाइटिशियन अफोर्ड कर सकते हैं या आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है डाइटिशियन, तो आप आपका भी बैठ के रूटीन एक आपका डाइट बना सकते हो। तो उससे ये जो आपने बताया कि अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है पहले, तो उनको भी कैसे होता है पैरालिसिस या कोई भी बीमारी, तो यही सब कारण है खाना। तो डाइट बहुत जरूरी है, सब लोगों ने डाइट का ध्यान रखना चाहिए। अभी हम लोग भी जब काम करते हैं तो कई बार हम लोग भी, हमारा खाना दोपहर का कभी कभी मिस हो जाता है, या हम लोग लेट खाना खा लेते हैं, तो ये सब चीजें अफेक्ट होती है बॉडी पे। तो इसलिए सब लोगों ने फिक्स टाइम पे फिक्स प्रॉपर डाइट से ही खाना चाहिए, ताकि आगे चल के कोई जो मॉर्बिडिटीज होती है, यानी कोई दूसरी जो बीमारियां होती है, जिससे और दूसरी बीमारी आती है, जैसे बीपी शुगर की वजह से पैरालिसिस, हार्ट अटैक और बाकी की वो चीजें, कम हो जाता है। तो वो सब चीजें कम हो जाती है अपने डाइट से। ओके। तो डाइट बहुत जरूरी है। ये यंग पेशेंट, यंग जो आपने बोला कि यंग लोगों को आप क्या सजेस्ट करोगे, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छी डेली एक्सरसाइज करो, अच्छा खेलो, अच्छा खाओ पियो, तो आगे चल के आपको ये सब चीजें फेस ना करना पड़े। ओके। बड़ों के लिए आपका क्या सलाह है? बड़ों के लिए स्ट्रेस और एडिक्शन, स्ट्रेस और एडिक्शन दो चीजें बहुत मैटर करती है। क्योंकि अभी देखा है मैंने कि लोग बोलते हैं कि काम का बहुत लोड था इसलिए मैं सिगरेट पीता हूँ, काम का बहुत लोड है इसलिए मुझे रात को ड्रिंक करके सोना पड़ता है, उसकी समय नींद नहीं आती है। तो ये सब चीजों की वजह से पैरालिसिस और हार्ट अटैक के प्रमाण बढ़ गए हैं। और बाकी जो आपने डाइट बताया वो सब लोगों के लिए एक सब लोगों ने हेल्दी डाइट मेंटेन करिए, सब लोगों ने एक्सरसाइजेस करिए, रूटीन चेकअप, जो अब साल में एक बार 50+ के जो ये है, उन्होंने हर साल में एक बार, अगर आपको कोई हिस्ट्री भी नहीं है तो आपने फिर भी रूटीन चेकअप करना चाहिए। और जिनको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज और उन्होंने तो करना ही चाहिए। ओके। अभी खाने के रिलेटेड ही सवाल, खाने के रिलेटेड ऐसा है कि आज की डेट में ये हो गया कि ट्रेंडिंग अल्कोहल वगैरह का, अभी कॉफी का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है जी। कॉफी के मल्टीपल वैरायटीज आ रहे हैं, मल्टीपल पैटर्न्स कॉफी के मार्केट में, मल्टीपल टाइप्स आ रहे हैं। तो ये कॉफी के अंदर जो कैफीन होता है जी, और उसकी वजह से ये आईटी प्रोफेशंस में या फिर जो प्रोफेशन मिडनाइट लेट तक काम करता है वर्क एक्सटेंड की वजह से, तो ये लोग क्या करते हैं कि कॉफी पी के अपना बढ़ा लेते हैं, शिफ्ट बढ़ा लेते हैं। तो बेसिकली कॉफी में यानी कैफीन ही होता है। कैफीन क्या करता है कि कैफीन थोड़ा सा स्टिमुलेशन का काम करता है, मूड स्टिमुलेशन, यानी जो थोड़ा सा एनर्जी बूस्टअप होता है वो कैफीन से। तो वो एक लिमिटेड लेवल तक ठीक है। तो जैसे कि
सब लोग अभी जैसे बहुत लोग ब्लैक कॉफी पीते हैं, ब्लैक कॉफी पीते हैं, ब्लैक कॉफी का आजकल ट्रेंड आ गया ब्लैक है। कॉफी और स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए। तो ब्लैक कॉफी बॉडी के लिए अच्छा होता है, तो उससे फैट बर्निंग का में भी अच्छा उसका इम्पैक्ट है, बॉडी फैट उससे ज़्यादा जल्दी बर्न होता है कॉफ़ी से। तो इसलिए लोग ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर जो बोलते हैं, शुगर एक ऐसी चीज़ है, अभी शुगर से आ गया है यार, तो शुगर तो मुझे लगता है कि हर इंसान ने शुगर मिनिमम रखना चाहिए, या फिर बंद अगर कोई कर सकता है तो शुगर बंद करना चाहिए। मीठा जो शुगर, आज मेरे लिए एक कारण बन गया शुगर छोड़ने का। तो एक्चुअली मैं बहुत कम किया, मैंने खुद ने भी। शुगर अगर बंद करता है कोई इंसान तो आधी बीमारियां दूर हो जाती है। सिर्फ बीमारियां ही शुगर की वजह से, ऐसा मैं अगर बोलूँ तो वो गलत नहीं है, क्योंकि शुगर ही सबसे यानी फैट बढ़ने से लेके, डायबिटीज से लेके, हर चीज, वेट गेन होने से लेके हर चीज मीठा, शुगर मीठा की वजह से बहुत सब लोगों ने हो सके उतना मीठा बंद। शुगर के बहुत सारे जैसे फ्रुक्टोज कंटेंट होते हैं, फ्रुक्टोज आप खा सकते हैं, सुक्रोज नहीं चलता है शुगर में। तो जो दूसरे आजकल जो अल्टरनेटिव्स आए वो आप यूज कर सकते हैं शक्कर के जगह पे। तो आप अभी लास्ट पार्ट में आता है कि जो बेसिकली जो सेक्सुअल लाइफ होती है दो पार्टनर्स के बीच में, तो वो सेक्सुअल लाइफ जो है उसका भी पैरालिसिस में कुछ इम्पैक्ट है रेशो की वजह से, या जो मास्टरबेट्स करते हैं जो वैसा तो देखने में नहीं आया है, वैसा तो दिखने में नहीं आया है। वैसा कहीं पे मैं देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के वजह से स्ट्रोक या नहीं, सेक्सुअल एक्टिविटी ना करने की वजह से नहीं, वैसा कुछ होता है नहीं, वैसा कोई रोल नहीं है, वैसा कोई रोल नहीं है। तो मतलब कि दिस इज अ नॉर्मल चीज कि जो आपकी बॉडी को जो रिस्पांस रहेगा तो उसके हिसाब से वो लोग कर सकते हैं, लेकिन उसका पैरालिसिस या फिर इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई रोल नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत टाइम निकाल के बेसिकली ओपीडी मिस करके आपने टाइम दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और सर लास्ट जो चीज थी कि आप जो चैरिटी श्रीराम हॉस्पिटल में करते हो या फिर श्रीराम हॉस्पिटल में, आपने इतना बड़ा नाम, इतने छोटे से गांव में इतना बड़ा, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बोलना चाहूंगा ताकि जो अगर किसी को भी, अगर कोई भी पेशेंट अगर न्यूरो रिलेटेड है, ना कि स्ट्रोक, न्यूरो में बहुत सारी बीमारियां होती है, ब्रेन की बहुत सारी बीमारियां होती है, तो कोई भी न्यूरो रिलेटेड, स्पाइन रिलेटेड जो मनकों की बीमारियां होती है उसके रिलेटेड अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको यानी दावे से कह सकता हूँ कि जो हमारे पास जो ट्रीटमेंट होती है, जो हम लोगों के पास फैसिलिटीज अवेलेबल है, और जो आप चैरिटी का आपने बताया, तो जैसे फैसिलिटीज तो आजकल हर जगह पे अवेलेबल है। फैसिलिटी तो जैसे अभी हम यहाँ पे सुल्तानपुर यानी बुलढाना डिस्ट्रिक्ट में छोटा गाँव है, तो आज अगर कोई मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नागपुर, तो ऑल ओवर महाराष्ट्र से, अदर स्टेट से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुंबई, नागपुर, पुणे, हैदराबाद में MRI नहीं होता है या CT स्कैन नहीं होता है, ये सब चीजें वहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी ये सब चीजें होती है। लेकिन जो यहाँ पे अफेक्ट, जो कॉस्ट का जो सबसे बड़ा डिफरेंस हो, तो कुछ जैसे गरीब लोग है, बहुत सारे लोग है जो मुंबई पुणे में ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। मुंबई पुणे में स्ट्रोक अगर किसी को हुआ तो 15 और 20 हजार रुपये पर डे मिनिमम लगते हैं एक दिन के ICU में, और मेडिसिन सब खर्चा पकड़ के। तो हम लोग यहाँ पे मिनिमम खर्चे में, जैसे MRI, CT स्कैन, ये सब चीजें हम लोग जहाँ पे एग्जाम्पल 5 रुपए लगते होंगे, तो हम यहाँ पे 2 रुपए में एग्जाम्पल, तो बेसिक कॉस्ट पे ये पूरा सब लोग हम रन करते हैं। उससे लोगों को अच्छा फायदा हुआ है, लोगों को, बहुत सारे लोग उस चीज की वजह से हम लोगों के पास ट्रीटमेंट लेते हैं, और उसको लोगों को वो ठीक होने की वजह से हम लोगों को भी वो सेटिस्फेक्शन होता है कि दो पैसे कम मिलेंगे, लेकिन एक जो पेशेंट फीडबैक देके जाता है कि मैं आपकी वजह से ठीक हुआ हूँ, तो वो हमारे लिए बहुत काम करता है, वो हम लोगों के लिए बहुत नेक्स्ट डे एनर्जाइज होता है वो सब चीजें सुन के। तो वही हम एक थॉट प्रोसेस से काम करते हैं कि लोगों को ठीक करना है, लोगों को जो अभी जैसे कई पेशेंट है जो बाहर वो डिस्चार्ज लेके आ जाते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो पेशेंट हमारे पास आके ठीक होके जब घर जाते हैं, तो जो हम लोगों को दुआ मिलती है, तो वो ज्यादा है, वही हम लोगों को काम करने में और प्रोत्साहित करती है।
तो दूसरी एक और चीज इससे रिलेटेड कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत ज्यादा हॉस्पिटल के रेट्स है या फिर उनके एडमिशन चार्जेस है, वॉट एवर इट इज, जो कुछ भी पैरामीटर उसके लिए अफेक्ट करने वाले हैं, तो जो लोग वहां पे कर रहे हैं तो वो लोग यहाँ पे आके करेंगे, तो रिलेटिव्स उनके साथ में आते हैं, तो उसके लिए भी अपने यहाँ पे प्रोविजन है। जी, तो वो एग्जैक्टली मैं एक चीज इसमें बताना चाहूंगा कि अभी आज के इसमें इतने सारे पेशेंट है जिनको स्ट्रोक हुआ है, पोस्ट स्ट्रोक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, तो वो लोग आज पूरे रिकवर नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जो रिकवर नहीं हुए हैं पूरा, जिसको मसल्स की बीमारियां है, स्पाइन की बीमारियां है। तो उन लोगों के लिए हम लोग एक आने वाले 1-2 साल में रिहेबिलिटेशन सेंटर, एक इंडिया का सबसे अच्छा रिहेबिलिटेशन सेंटर हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो उसके अंडर हम लोग जो भी मल्टीपल अप्रोचेस है, होलिस्टिक अप्रोच जो अपन जिसको बोलते हैं कि डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी, पंचकर्मा, स्पीच थेरेपी, योगा थेरेपी और पीडियाट्रिक्स का अलग सेक्शन, इसमें लिखा है तो वैदिक शास्त्र में जो पूरा अप्रोच हम हमारे यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर में देने वाले, तो कल चल यानी 1 या 2 साल बाद, तो जो लोग जैसे अभी जैसे मानो कि आप 2 साल से कोई पैरालिसिस ठीक नहीं हुआ है किसी का, तो उन लोगों के लिए आज कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो लोग घर पे ही बैठे। तो उन लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे एक अच्छा रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू कर रहे, तो डेफिनेटली सब लोगों ने आने वाले समय में उसका फायदा होगा। और यही मैं चीज़ आपके माध्यम से उन सब लोगों को बताना चाहूँगा कि आप एक बार श्री राम हॉस्पिटल में आइए, हम जो भी आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, अगर आपके डे टू डे लाइफ में अगर 10% भी हमारे कंट्रीब्यूशन से अगर इम्प्रूवमेंट होती है, तो हम लोगों का उसका अच्छा ही लगेगा हम लोगों को। तो आप आइए। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला। और बेसिकली सर का फोन जो बज रहा था, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको हो सकता है, लेकिन सर ऑलरेडी हॉस्पिटल में हम लोग शूट कर रहे हैं, तो इमरजेंसी पेशेंट्स या फिर कुछ हो सकता है, तो इसके लिए सर हम लोगों ने सर को कभी बोला नहीं कि आप फोन ऑफ करो वगैरह वगैरह, बिकॉज दिस इज द इमरजेंसी। और सर हॉस्पिटल में बैठ के हम लोगों के साथ में बात किया। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू।